मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर ही सबसे पहले राय ले लेता हूँ। आमतौर पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो और सिविल लिबर्टीज़ की बात करें तो उसमें मिलिट्री कोर्ट्स का तस्वर कहीं फिट इन नहीं बैठता। हमने ज़रब अज़ब के ज़माने में डाला, बल्कि कराची ऑपरेशन में भी आपने रेंजर्स को एक्स्ट्रा पावर्स दी, पुलिस पावर्स दी, दोनों जगहों पे बेहतरी आई, लेकिन फॉर एवर ये पावर्स दी नहीं जा सकती। अभी क्या सूरत हाल है और क्या आपके सामने लाया अमल क्या है? देखिए नदीम मलिक साहब, पाकिस्तान इस वक्त मेरे नज़दीक एक बहुत गैर मामूली सूरत हाल से गुजर रहा है। एक तो वो दहशत गर्दी है जिसको आप बड़ी रॉ फॉर्म में देखते हैं, और एक वो दहशत गर्दी है कि जिसके तहत आपको निशाना बनाया जाता है आपकी मईशत को। और जो जदीद जंग है, जो न्यू वॉरफेयर है, इसमें बंदूक और गोली तो बहुत आखिर में चलाई जाती है। आपको इंटरनली इम्प्लोड करने के लिए आपकी पॉलिटिकल फाइबर को, सोशल फाइबर को, इकोनॉमिक फाइबर को अंदर से डैमेज किया जाता है। जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ तो उसके ख़िलाफ़ कोई जंग नहीं लड़ी गई। पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर कंट्री। न्यूक्लियर कंट्री को आप मैदान जंग में शिकस्त नहीं दे सकते क्योंकि उसके पास एक तुर्क का पत्ता होता है। लिहाजा एक न्यूक्लियर कंट्री के ख़िलाफ़ हमेशा से इंटरनल वॉरफेयर की जाती है। जैसे सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ अगर आप वो अकाउंट्स पढ़ें कि किस तरह सोवियत यूनियन को रप्चर किया गया, तो एक किताब है जो उस वक्त के डायरेक्टर CIA के हवाले से लिखी गई। उन्होंने बताया कि उसकी इकनॉमिक आइसोलेशन, उसको इंटरनली इकनॉमिकली वीक करके किस तरह रप्चर किया गया और उसके बाद फिर सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गई रियासत। पाकिस्तान भी अब बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे अनासर हैं, बैनुल-अक़वामी लॉबीज़ हैं, और हाल ही में कुछ ऐसे मज़ामीन भी छपे हैं जिसमें बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी स्टेटस कई कुव्वतों को खटकता है। और हम देख रहे हैं कि एक मुसलसल डिसरप्शन की, मुल्क के अंदर तखरीबकारी की एक तरफ तो कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ मुल्क के अंदर बेयकीनी फैलाई जाती है, तीसरी तरफ यह है कि पाकिस्तान के शहरी और इसके रियासत के इदारे जो बड़े कलीदी इदारे हैं उनके दरमियान एक बद-एतमादी को फैलाया जाना, एक मुहिम के ज़रिए उसका प्रचार किया जा रहा है। आप अगर ख़ास तौर पे PTI के मीडिया सेल्स की देखें मुहिम, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के रियासती इदारों को, मुसल्लह अफवाज को निशाना बनाया। मैं आपको बताऊं, 70 साल 75 साल में मैंने कभी रॉ में इतनी जुर्रत नहीं देखी थी कि वो हमारे रियासत के इदारों के ख़िलाफ़ इस तरह प्रोपेगेंडा करें, इस तरह की मुहिम चलाएं जैसी कि वो चल रही है। आप अगर इन ऐसे अनासर की वो हौसला अफजाई करें तो वो ऐसे अनासर जो हैं वो जिम्मेदार तो नहीं होते। वो तो पूरा एक यूट्यूबर्स का ग्रुप था जी, उनको बाकायदा ट्रेन किया गया था। उस वक्त वो मोदी का यार की पुकार के साथ वो वीडियोस बनाते थे। तो आजकल वो मतलब नापसंदीदा, मतलब ये किसी ने सबक सीखा। जिस तरह आप ये देखिए जो तालिबान है, मैं आपको ये बताऊं कि हम ट्रैक 2 डायलॉग्स में जाते थे जिसमें दूसरे ममालिक के लोग भी होते थे, और वो यही कहते थे कि आपको हम ख़बरदार करना चाहते हैं कि ये जो आप अस्करियत पसंद या जिहादी पाल रहे हैं, जिस दिन इनकी बंदूकों का रुख आपकी तरफ होगा फिर आपको अपनी इस रियासत की पॉलिसी की समझ आएगी। और फिर हमने बड़ी कीमत अदा की उसकी। आपका डॉन लीक्स क्यों हुआ था जी, एक बड़ा सवाल है। असल में बात चीज़ें ऐसी हैं, मैं सोचता हूँ कि कभी अल्लाह पाक मुझे मौका दे तो मैं इन लोगों से, सारों से कहूँ कि खुदा के लिए, इस मुल्क के लिए 30-40 साल आगे का सोच के फैसले किया करो। डॉन लीक्स क्यों हुआ था? इसलिए कि वहाँ एक मीटिंग के अंदर आप लोग यही इशू डिस्कस कर रहे थे जो अभी आप कह रहे हैं कि हमें इसको रोल बैक करना पड़ेगा। लिहाजा अब आई थिंक जहाँ पे हम खड़े हैं, मेरा जो अंदाज़ा है कि सब ने अपने अपने सबक सीखे हैं। सियासतदानों ने भी तारीख से अपना सबक सीखा है। और मैं नहीं मानता आपकी बात। नहीं, हमने सीखा है, बहुत पता लग गया है जो हमारी मिस्टेक्स हैं। अदलिया को भी अपना सबक सीखना है। इस्टेब्लिशमेंट भी, मुझे लगता है कि अब उन्हें पता लग गया है कि जो उन्होंने इतना बड़ा 2018 का तजुर्बा किया उसने किस तरीके से इट इज़ हाउंडिंग दैम और क्या किया है। अब ज़रूरत इस बात की है, देखिए आज हम एक तवक्को कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला IMF का प्रोग्राम थ्रू हो जाएगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान एक बड़ी मेहनत के साथ पिछले 2 सालों में, अप्रैल 2022 में नदीम साहब आप जानते हैं वी वर एट द ब्रिंक ऑफ डिफ़ॉल्ट, और अगर खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट हो जाता तो हमारी जो बेल आउट पैकेज होना था उसमें सबसे पहले शर्त ये लिखी जानी थी कि आपके पास हमें तो पैसे देने के लिए है नहीं, तो ये जो आप पटाखे चलाते हैं, ये जो आप और तजुर्बे करते हैं, ये क्यों करते हैं? नहीं, मैं आपको आखिर में तो सवाल ये है कि वहाँ से पिछले 2 सालों में मुसलसल 16 महीने हमने सख्त फैसले किए, फिर केयर टेकर गवर्नमेंट में जर्नी जारी रहा। अब आप देखिए कि इशारिये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बेहतर हो रहे हैं। इन्फ्लेशन डाउन। कोर्ट्स में क्या आप, नहीं, मैं आता हूँ आपकी 9 मई के मुकदमात भी डालना चाहते हैं? मैं आपको एक मिनट आता हूँ। आपके इस वक्त पाकिस्तान की जो सिमत है
इशारिये आपके तमाम मुस्बत हो रहे हैं, इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, रेटिंग्स आपकी बेहतर हो रही हैं, स्टॉक मार्केट आपकी हदें तोड़ रही है, पॉजिटिव साइड पे जा रही है, IMF का पैकेज हो रहा है, कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो रहा है, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक दोबारा पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान को 5 साल की स्टेबिलिटी चाहिए। मेरे नज़दीक जो भी पाकिस्तान की इस स्टेबिलिटी के साथ खेलेगा वो पाकिस्तान का मुआशी दहशतगर्द है और उसके साथ सख्ती से निपटना चाहिए। रियासत के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि अगर हम स्टेबिलिटी और ऑर्डर मेंटेन नहीं करेंगे, हम उस स्टेज पे नहीं है कि हमारे पास ये अयाशी है कि हम जनाब यहाँ पे हर किस्म को इनारकी फैलाने दें और इतना कुशन है कि इंतज़ार करें। खुदा ना खास्ता हम यहाँ से स्लिप किए। आप वही कह रहे हैं, जो PTI की गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त हमें जो भाषण सुनाए जाते थे कि 6 माह के लिए पॉजिटिव रिपोर्टिंग नहीं, पॉजिटिव रिपोर्टिंग तो पॉजिटिव रिपोर्टिंग हो, मैन्युफैक्चर करके अगर आप न्यूज रिपोर्ट करें पॉजिटिव तो वो रियलिटी से दूर होती है और वो देर पा नहीं हो सकती, वो क्लैप्स कर जाती है। और की उसने क्लैप जो मसाइल हैं, यू हैव टू क्रिएट ए सिचुएशन जहां ये पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट हो जाए। तो आप मुझे बताइए, क्या ये हुकूमत का कोई मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का खबरनामा है या कोई हमारा मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग की रेटिंग निकलती है जिसमें हम अपग्रेड हुए हैं? ये तो बैनुल अक़वामी इदारे हैं ना जिन्होंने हमें डाउनग्रेड किया था। हमें बहुत खुश नहीं होना चाहिए, हम खुश नहीं हो रहे। हम सिर्फ इस बात पे खुश कि वी आर बिगिनिंग टू सी टर्निंग ऑफ टाइड। देखिए ना, वो टाइड टर्न हो रही है। इसी तरह जो इन्फ्लेशन है वो जो 35-40% पे चली गई थी, अगर सिंगल डिजिट पे आ गई तो ये एक बेहतरी की अलामत है ना। अभी के दौर में PDM लेके गई थी। मेरा सवाल पीछे रह जाता है, वो क्यों लेकर गई थी? वो क्यों लेकर गई थी? वो क्यों लेकर गई थी? नहीं, आपने एक जुमला फेंका, मुझे जवाब दे लेने देना। देखिए वो 40% पे क्यों गई? इसलिए कि वो मुआहदा जो इमरान खान साहब IMF के साथ करके गए थे, जिसमें ये दर्ज था कि वो सारी सब्सिडीज़ विड्रॉ करेंगे, जिसमें दर्ज था कि पेट्रोल और डीजल की कीमत वो बैनुल अक़वामी कीमतों के साथ अलाइन करेंगे, उसके बरखिलाफ वो झूठी पॉपुलैरिटी के लिए कम कर गए। और वो इतना बड़ा होल था कि किसी हुकूमत के लिए आसान फैसला नहीं था कि यकमुश्त 150 रुपया डीजल पेट्रोल बढ़ा दे, हमें वो करना पड़ा। वो मुआहदा टूटा हुआ था जब आपको PDM की हुकूमत मिली, मिफ्ता ने वो एग्रीमेंट रिवाइव किया, फिर आप ही की हुकूमत ने वो दोबारा एग्रीमेंट तोड़ा और फिर उसको रिवाइव करने के लिए नाक से लकीरें निकालनी पड़ी। हमें पूरा सच बताना चाहिए। वी आर ऑल रिस्पांसिबल फॉर दिस फेलियर, फॉर द सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। नदीम, उसको हमने रिट्रीव किया ना सिचुएशन को, आल्सो क्रिएटेड दैट सिचुएशन फर्स्ट। नो, वी रिट्रीव दैट सिचुएशन और IMF को एंगेज किया और पाकिस्तान को स्टेबलाइज किया। लेकिन इन द प्रोसेस हमें वो सब्सिडीज और वो पेट्रोल की कीमत में जो कमी करके होल किया गया, मिलिट्री कोर्ट्स का जवाब नहीं दिया। जी बताइए। मिलिट्री कोर्ट्स में क्या 9 मई के मुकदमात ले जाएंगे? मेरा ख्याल है मिलिट्री कोर्ट में वो शख्स के जो फौज की तनसीबात पे हमला करे, जो फौज के इदारों पे हमला करे, उसके लिए ऑलरेडी मिलिट्री एक्ट ये कहता है कि उनके खिलाफ फौज के कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है, उसमें तो कोई शुबा नहीं। लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स में कोई सिविल जो जुर्म है या सियासी जुर्म है जो आउटसाइड जुरिस्डिक्शन ऑफ कैंटोनमेंट्स है, वो तो ले जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन आपने जो उसकी आर्टिकल 8 के अंदर अमेंडमेंट डाली हुई है वो बड़ी ब्रॉड बेस्ड है। आप उसके अंदर मिलिट्री पर्सनल के ऊपर भी कोई इशू आए तो उसको भी मुकदमा उसमें डालते हैं। उनके जो प्रेमिसेस उनके कंट्रोल में है, विदाउट आइडेंटिफाइंग कि वो कैंटोनमेंट के अंदर है या बाहर है, प्रेमिसेस अंडर देयर कंट्रोल, आप उसको भी अंदर डालते हैं, उसमें घर भी हो सकता है उनका। नहीं, देखिए फौज के तनसीबात, फौजी तनसीबात पर हमला एक चीज़ है, किसी के घर के बाहर कोई इंसिडेंट हो जाता है। अगर फौज की तनसीबात, जो फौज के दफ्तर हैं या उनके अफसरों की रहाइश गाहें हैं, उन पे हमला तो आप यही कंस्ट्रू करेंगे ना कि फौज के इदारे पे हमला। मिसाल के तौर पे सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के दफ्तर पे हमला करना या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की रहाइश गाह पे हमला करना, दोनों एक ही ज़मरे में आएंगे ना। उसमें कोई फर्क तो उतना ही बड़ा जुर्म है जितना जिना हाउस लाहौर के ऊपर हमला करना जुर्म है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करना। दोनों का जन्म का अपनी अपनी उसी तरह की नौयत है कि नहीं होना चाहिए। पार्टी रिस्पॉन्सिबल थी सुप्रीम कोर्ट स्टॉर्मिंग। उस वक्त जो स्टॉर्मिंग हुई, सुप्रीम कोर्ट ने खुद उसका जायजा लिया, फैसला किया, लोगों को नाहल किया, लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। वो तो आई वॉच था। नहीं, आई वॉच। अभी जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइमरीली पूरी दुनिया जानती है पंजाब हाउस से कैसे बंदे आए थे। नहीं, देखिए उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लिया उस वाक़े का, और आपको पता है कि वो सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट इन वेरी फ्रेंडली कोर्ट में कौन जाएगा?
अगर सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, उसके खिलाफ सजाएं दी गई। आप मुझे बताइए कि फौज के ऊपर, कोर कमांडर हाउस के ऊपर, चौनियों के ऊपर, जीएच के ऊपर हमला हो, और अगर आपका मौजूदा कानून उस पर बरतानिया में बाजारों और दुकानों को जलाया जाए 24 घंटे में सजा हो जाती है, यहाँ पे हर बंदा जमानत लेके बाहर हो जाता है। आप मुझे बताइए ना कि अगर हमारा कानून दहशत गर्दी के सजाएं दे वक्त के ऊपर, इसको एक स्टेट की प्रायोरिटी समझे, तो शायद आपको एक्सट्रीम मेजर्स की जरूरत ना पड़े। आपके पास एंटी टेररिज्म एक्ट है, एंटी टेररिज्म एक्ट के नीचे आपने अदालतें बनाई हुई हैं, आप उस निज़ाम को मजबूत कर सकते हैं। सिविलियन निज़ाम के नीचे आप उसकी मजबूती क्यों कर रहे हैं? आप अपनी जिम्मेदारी किसी और के, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, वो सिविलियन निज़ाम जो अदालत का हमारे कंट्रोल में तो नहीं है। देखिए इस वक्त सूरत हाल क्या है, आपके कंट्रोल मैं आपको नदीम मलिक साहब जी, देखिए नदीम मलिक साहब, मैं आपसे अर्ज करूँ ना, हमें इस वक्त जिस सूरत हाल का सामना है, मैंने इमरान खान साहब का मुकदमा भुगता, हमारी सारी क़यादत ने भुगता। आप यकीन कीजिए कि हमारी एक पेशी जो है महीने से लेकर 2 महीने से लेकर 3 महीने तक तारीखें पड़ती थी। ठीक है, गलत काम हो रहा है। नहीं, सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए, ठीक है ना। सवाल ये है कि आज इमरान खान साहब को अगर जमानत मिलती है, जो मुकदमे हैं उनमें भी, और जो होंगे ईमान बिल गैब, जो जमानत बिल गैब उनमें भी, अगर ये इंसाफ का पैमाना ठीक है, तो जो हमारे साथ हुआ था वो क्या था? और अगर जो कुछ हमारे साथ हुआ था वो ठीक था अदालत की तरफ से, तो आज इमरान खान साहब के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों हो रहा है? देखिए ये दो पैमाने नहीं चल सकते। इफ्तिखार चौधरी की जो सुप्रीम कोर्ट थी, जो इमरान खान और पीटीआई को इंसाफ मिल रहा है, ये इंसाफ है, तो अदलिया का फर्ज है कि हमसे माफी मांगे कि हमसे क्यों ज्यादती की। इफ्तिखार चौधरी की जो सुप्रीम कोर्ट थी, जो कुछ भुगत रहे थे वो ठीक था, तो फिर आज ये इम्तियाजी सलूक किस बुनियाद पे हो रहा है? सर इफ्तिखार चौधरी की सुप्रीम कोर्ट नून लीग से मिलकर पीपल्स पार्टी को तोड़ रही थी। साकिब निसार पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर इफ्तिखार चौधरी पीपल्स पार्टी को तोड़ रहा था, और साकिब निसार और बंदयाल साहब बाज़ औक़ात इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर साकिब निसार साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम है, और बाज़ औक़ात सियासी नौयत पे जो आपका इल्ज़ाम है कि बंदयाल साहब की लीनिंग थी, वो नून लीग को रगड़ा लगा रहे थे। आप देखिए ये तो अदालत ना हुई ना, तो देखिए ये तो अदालत नहीं। आप मुझे बताइए, इसीलिए तो लेकिन अगर कोई जज खड़ा होता है तो आप कहते हैं कि ये खड़ा क्यों हो गया, इसने हुकूमत को क्यों लटका दिया? इसीलिए जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए, वो उसकी यही बुनियाद आती है कि भुट्टो जैसे फैसले और नवाज शरीफ साहब जैसी नाअहली के फैसले ना हो सके। भुट्टो का फैसला और नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला करवाने के पीछे ताकत कौन थी? किसने इन्फ्लुएंस किया था उस जजमेंट? अदालत ने किया। अदालत को इन्फ्लुएंस किसने किया था? भुट्टो के केस में किसने किया था? जो आप मुझे बताइए, क्या जनरल ज़िया उस वक्त कोई आर्म ट्विस्टिंग नहीं कर रहे थे? क्या ये फैक्ट्स नोन नहीं है हमें? भाई उस वक्त ऐसे जज भी थे जिन्होंने ओथ नहीं लिया। क्या उस वक्त वो जज नहीं थे जिन्होंने बताया कि जज भी इंसान होते हैं, उन्होंने नौकरी भी करनी होती है? नहीं, तो ऐसे भी जज थे, ऐसे भी जज थे जो नौकरी छोड़ के चले गए थे, लेकिन वो जज थे ना जिन्होंने सजाएं दी, उनको को खा गया। वो जज थे ना जिन्होंने सजाएं दी। मुझे आप ये बताएं कि जिन्होंने हल्फ नहीं लिया था या जिन्होंने इख्तलाफ किया था, जस्टिस दुराब पटेल थे खालबन जिन्होंने इख्तलाफ किया, क्या उनको कोई खा गया था? जस्टिस वजीर हसन के वालिद भी थे। असल में मसला यह है कि नवाज शरीफ की भी जो पनामा के अंदर अकामा वाला फैसला निकला था, वो फिक्स्ड जजमेंट थी, वो आज़ाद फैसला नहीं था, उसके अंदर उसकी इस्टेब्लिशमेंट का रोल था। इसी तरीके से जो जहांगीर तरीन का और इमरान खान का केस जब चला था, वो फॉरेन प्रॉपर्टी, अगर साकिब उसके अंदर भी फिक्स्ड मैच था। नहीं, मुझे आप बताएं, अब उसके अंदर एक फरीक को तो आप कहते हैं ये जज ने ये कर दिया, लेकिन दूसरे फरीक को आप कह नहीं, जिसने किया बुरा किया, लेकिन जिम्मेदारी किसकी? फैसले किसने किए? दोनों की, सब किए भाई। चीफ जस्टिस थे, जो जज बैठे कर रहे थे, आप पे प्रेशर है, आप छोड़ दें। शौकत सिद्दीकी से क्या हुआ? एक तरफ हो गया ना। शौकत अजीज को जो कुछ साल आपने रगड़ा लगाया 5-7 साल, भाई इस तारीख में सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला। मकसद आप खड़े हो, तो फिर वो पैरों पे खड़े हो। 6 जज खड़े हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको आप ट्रांसफर करने के लिए प्रोविजन डाल रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं कर रहे, आप प्रोविजन डालिए, आपने आर्टिकल 200 को आपने ऐड किया। बदनीयती के साथ जो सियासत है वो अदलिया में नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 200 के अंदर आपने तरमीम तजवीज़ की है जजों को ट्रांसफर। अभी कोई हतमी जो तरमीमें हैं या मुसवदा है, चूंकि फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन आप ये देखिए कि हम वो कानून साजी नहीं कर रहे जो पीटीआई ने फैटफ पे की थी। आपको याद है फैटफ पे किस तरह कानून साजी हुई थी? मीटिंग के लिए कहाँ जाते थे आप बताइए, लोगों को भी बताइए कहाँ जाया करते थे। बता, ये मीटिंग कौन करता था? ये पीटीआई वालों से पूछे ना, कहाँ बुला? स्पीकर साहब भी जाते थे। आप बताएं, स्पीकर के घर पे जाते थे, और स्पीकर के घर पे जाते थे। वहाँ आपकी कौन वो ये एजेंसियों के लोगों को उन्होंने बैठाया होता था, और आप लोग जाते थे, उसको आपको पता होता था। वो स्पीकर की दावत पे जाते थे ना। लेकिन आप ये बताइए कि 4 साल पूरी हुकूमत किसने, किसके
जरिए चलाई। फैटफ का पूरा जो लॉ था, आप लोगों को सच्चाई पूरी बतानी चाहिए। फैटफ का पूरा लॉ लिखने में आप पूरी पार्लियामेंट नाकाम हुई थी। पार्लियामेंट, उन्होंने फैटफ का लॉ लिखवाने के लिए टीम हायर की थी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने। मीटिंग्स आप लोग और पीटीआई वाले इकट्ठे नहीं थे बैठते, वो कन्वीन करते थे इस्टेब्लिशमेंट वाले, और उन्हीं ने आप लोगों से फिर पास भी करवाया। हमारा इशू कोई नहीं था। नहीं, आप सारों का इशू था, ये फेलियर था पार्लियामेंट का। सुन लीजिए, इमरान खान साहब का फेलियर था कि वो अपोजिशन के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि उस कानून पे हमने तरमीम डाली। वो कानून इस्तेमाल करना चाहते थे इमरान खान साहब कि मुझे लाइसेंस मिल जाए कि मैं हर किसी को मनी लॉन्डर बना के अपने मुखालिफ को अंदर डाल सकूं। उस पर हमने तरमीम डाली, उन्होंने बुलडोज किया, बात नहीं सुनी। यानी कि वो जिस तरीके से कानून साजी हुई, आप जरा निकालें वहां से रिकॉर्ड असेंबली के से किस तरह हुई है। उनको देखिए, आप बैरिस्टर अली जफर है, सलमान अकरम राजा है, गौहर साहब है, गौहर साहब बड़े आप इनको इंगेज करें। मेरा ख्याल में लॉ एक्सपर्ट्स हैं, आइन के वो माहिर लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, पूछे, आप बातें करें, कोई रास्ता निकलता है, बातों से रास्ता सियासतदान नहीं। इसीलिए मैं फिर आपसे कहूंगा, जो स्पीकर साहब की कमेटी है उसका यही फंक्शन है। अभी तक वो सबसे पूछे ना उस कमेटी के अंदर, वो कहते हैं हमें मसौदा नहीं दिखाया। नहीं, सबके साहब के सामने रखे, सियासी जमातें अपना मौकफ थे, वो सबसे डिस्कशन कर रहे हैं ना, उस कंसेंसस के रोशनी में ही फिर वो हतमी मुसवदा बनाएंगे। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस ज़रूर होगा। और मैं आपको बताऊं, देखिए, हुकूमत की एक इस वक्त प्रायोरिटी है, और आई वांट टू बी वेरी क्लियर, 8 फरवरी का इलेक्शन सब ने तस्लीम कर लिया है। पीटीआई ने अपने MNAs MPs के हल्फ उठा लिए हैं, अपनी वजारत आला ले ली है, सदर वज़ीर आज़म के इलेक्शन में हिस्सा ले लिया है। अब देर इज नो जस्टिफिकेशन टू बी आउट ऑन द स्ट्रीट्स। उनको जाने दे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, लड़ाई खत्म हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है, अब वो भी देख लीजिए ना, आपने कर लिया। आप मुझे बताएं, कैन सुप्रीम कोर्ट री राइट कॉन्स्टिट्यूशन? ना किसी का कोई प्लेंटिफ है, ना किसी का कोई फरीक है, ना कोई माने, ना वो तकाजे पूरे करे जो आइन और कानून के अंदर लिखे हैं। और आप कह दें कि जी हमने सिर्फ, ये लतीफ़ खोसा साहब ने आपके शायद प्रोग्राम में मेरे साथ बैठ के कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नशिस्तों का फैसला इसलिए किया है कि हुकूमत को 2/3 अक्सरियत से रोका जाए। ये लतीफ़ खोसा साहब ने कहा। जैसे 8 फरवरी से पहले फैसला आया था पीटीआई, तो इसका मतलब पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। क्या वो फैसला ठीक? कौन सा? जो 8 फरवरी से पहले इलेक्शन के ऊपर फैसला आ गया था कि बल्ले का निशान भी कोई नहीं, पार्टी भी कोई नहीं। आप कहा कि नहीं, हमने पार्टी को तो हटाया नहीं था। आप मुझे ये बताएं, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसकी इंटरप्रिटेशन ही गलत थी। अब आप ये बताएं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये सीटें पीटीआई को दे रही है और कहती जी आज़ाद हैसियत नहीं होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट पहले माफ़ी मांगे नवाज शरीफ से और मुस्लिम लीग नून से, जिनको आज़ाद हैसियत में सेनेट के ऊपर इलेक्शन लड़ने में मजबूर किया। बिल्कुल मांगनी चाहिए, मांगे ना पहले माफ़ी। गलत काम था, पहले वो माफ़ी मांगे। अगर वो गलत काम आप जस्टिफाई कर रहे हैं तो आप नहीं, मेरा मकसद है नहीं, वो गलत काम मैं था, कहता हूं, गलत काम है। मैं यही कहता हूं कि आइन और कानून का दोहरा मेयार अब नहीं चलेगा इंसाफ में, कि आप अगर एक छुरी फेरे मुस्लिम लीग नून के ऊपर, वो तो हलाल है, अगर पीटीआई उस कानून के जद में आए तो वो हराम है।